हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी ट्यूब। बढ़ेंगे सीरीज में आगे और करेंगे इस वीडियो में इस सीरीज का सेट नंबर 41। इस सीरीज के अंदर आने वाले हर वीडियो का पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। ये टेलीग्राम चैनल का आईडी है, आप इस आईडी के माध्यम से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, या फिर यहाँ पर क्यूआर कोड है, आप इसे स्कैन कीजिए और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए अगर आप पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो। अब बढ़ते हैं वीडियो में आगे और करते हैं प्रश्नों को। निम्नलिखित अभिक्रिया में से अपचयित पदार्थ की पहचान कीजिए। कौन सा पदार्थ है जिसका अपचयन हो रहा है? तो यहाँ पर देखो, जिंक ऑक्साइड ने ऑक्सीजन का त्याग किया है। जिंक ऑक्साइड था, अब केवल जिंक बचा है, तो जिंक ऑक्साइड ने ऑक्सीजन का त्याग किया है, तो जिंक ऑक्साइड का अपचयन हो जाएगा। जो ऑक्सीजन का त्याग करता है उसका अपचयन होता है, और जो ऑक्सीजन को ग्रहण करता है उसका उपचयन होता है। तो कार्बन ने ऑक्सीजन को ग्रहण किया और कन्वर्ट हो गया कार्बन मोनोऑक्साइड में। जिंक ऑक्साइड ने ऑक्सीजन का त्याग किया और कन्वर्ट हो गया जिंक में। तो इसका तो हो गया अपचयन और इसका हो गया उपचयन। तो हमसे पूछा है कि कौन से पदार्थ का अपचयन हो रहा है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, जिंक ऑक्साइड का अपचयन हो रहा है। तांबे के तार से बनी एक वर्गाकार कुंडली किसी चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णन कर रही है, तब कुंडली में प्रेरित धारा की दिशा डैश में एक बार बदलेगी। देखो, चुंबकीय क्षेत्र में हम कुंडली को गति करवाते हैं तो उसमें धारा प्रेरित होती है। इस पूरे घटना को हम लोग विद्युत चुंबकीय प्रेरण बोलते हैं। तो तांबे से बनी एक तार की कुंडली है, वर्गाकार कुंडली है, और ये चुंबकीय क्षेत्र में घूम रही है। तो यहाँ से जो प्रेरित धारा बनती है वो बनती है आपकी प्रत्यवर्ती धारा, यानी जो अपनी दिशा को बदलती है। दिशा कैसे बदलती है? जब वो कुंडली आधी घूम जाएगी तो उसकी दिशा बदल जाएगी। जैसे जनरेटर में क्या होता है, यही चीज़ होता है। हम लोग घुमाते हैं, एक्सल को घुमाते हैं, तो उससे क्या होता है, जो कुंडली है वो घूमती है चुंबकीय क्षेत्र में, तो धारा प्रेरित होती है, और वो जो करंट वहाँ पर बनती है वो होती है एसी, यानी कि ऑल्टरनेटिंग करंट, प्रत्यावर्ती धारा। दिशा कब बदलती है? जैसे यहाँ देखो, ए बी ये जो भुजा है और ये सी डी जो भुजा है, इसमें ध्यान से देखो तो ए बी में करंट ऊपर की डायरेक्शन में है और सी डी में जो करंट है वो नीचे की डायरेक्शन में है। जब ये आधे घूर्णन के बाद ये जो ए बी है ये यहाँ पे आएगा, यहाँ पे, और सी डी ये जो डी सी है ये यहाँ पे आएगा, तो करंट का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। ये ए बी में देखो करंट अभी ऊपर है ना, यहाँ पर आने के बाद करंट नीचे की ओर इसमें फ्लो होगा, और सी डी में देखो करंट अभी नीचे की ओर है ना, तो इसमें ऊपर की ओर फ्लो होगा। तो प्रत्येक आधे घूर्णन के बाद जो है करंट की दिशा, धारा की दिशा बदल जाती है, इसीलिए एसी बनता है, प्रत्यवर्ती धारा बनता है। तो कुंडली के प्रत्येक आधे परिक्रमण यानी कि वही घूर्णन के बाद जो है धारा बदल जाती है। तो एक कंप्लीट रोटेशन में जो धारा है 2 बार बदलती है ना, 2 बार, आधे घूर्णन के बाद एक बार, फिर आधे घूर्णन के बाद एक बार। तो एक कंप्लीट रोटेशन में यानी कि पूर्ण घूर्णन करने में जो है धारा 2 बार बदलती है। मैग्नीशियम रिबन को वायु की उपस्थिति में जलाने पर इनमें से कौन सा उत्पाद बनता है? मैग्नीशियम रिबन है, ये मैग्नीशियम रिबन है, वायु की उपस्थिति में इसको जलाने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है ना, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये क्या होता है? वाइट पाउडर होता है, सफेद चूर्ण होता है, ये वाइट पाउडर होता है। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का सफेद चूर्ण हमारा आंसर हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। मैग्नीशियम ऑक्साइड को हम लोग सिंपली मैग्नीशिया भी बोलते हैं। देखो, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया हम लोग बोलते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को, ये मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है, लेकिन केवल हम MgO की बात करें तो ये है मैग्नीशिया। पादप डैश प्रक्रिया के माध्यम से अतिरिक्त जल मुक्त करते हैं। पादप में अगर अतिरिक्त जल है तो कैसे मुक्त कर सकता है? वाष्पोत्सर्जन के जरिए। वाष्पोत्सर्जन के जरिए जो है पादप जो है अतिरिक्त जल का उत्सर्जन करते हैं या फिर निष्कासन करते हैं। हमारी भोजन संबंधी आदतों में होने वाला इनमें से कौन सा परिवर्तन हमारे पर्यावरण को सर्वाधिक प्रभावित करेगा? तो मांस एवं पशु जनित उत्पादों का त्याग करना, इससे हमारा पर्यावरण सर्वाधिक प्रभावित होगा। निम्न में कौन सी रासायनिक अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है? संयोजन अभिक्रिया में क्या होता है? 2 अभिकारक होते हैं या 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन उत्पाद जो है एक ही बनेगा। अब इसमें चेक कर लो, यहाँ देखो, तो दूसरे नंबर में ये कार्बन मोनोऑक्साइड है, हाइड्रोजन है, मिलकर के यहाँ पर मेथनॉल बन रहा है। तो यहाँ पर देखो 2 अभिकारक है, एक उत्पाद है। 3 नंबर में भी 2 अभिकारक है, एक उत्पाद है, यानी कि 2 और 3 ये दोनों ही जो है हमारे संयोजन अभिक्रिया है।
तो बी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 4 नंबर में जो है विस्थापन अभिक्रिया है और 1 नंबर में भी विस्थापन अभिक्रिया है। दी गई अभिक्रिया के लिए सही संतुलित रासायनिक समीकरण का चयन कीजिए। शब्दों में जो है यहाँ पर आपको रासायनिक अभिक्रिया दी गई है, आपको बताना है फॉर्मूला लिख करके, वो भी संतुलित। तो देखो संतुलन तो हम लोग बाद में कर लेंगे, पहले आप फॉर्मूला तो लिख लो सबका। जिंक का फॉर्मूला क्या होता है? Zn। सिल्वर नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या होता है? AgNO3। जिंक नाइट्रेट का होता है ZnNO3 का होल ट्वाइस और सिल्वर का Ag हो जाएगा। अब यहाँ पर हम लोग लिखते हैं समीकरण को पूरा। ये जिंक है प्लस AgNO3 का यहाँ पर जलीय विलयन में यहाँ पर लिख रहा हूँ ये ऑप्शंस को देखते हुए, क्योंकि ऑप्शंस में दिए हुए हैं। उसके बाद यहाँ पर बनेगा जिंक नाइट्रेट ZnO3 का होल ट्वाइस हो जाएगा और यहाँ पर सिल्वर। ये एक्चुअल में क्या है? विस्थापन अभिक्रिया है। जिंक ने सिल्वर नाइट्रेट से सिल्वर को विस्थापित कर दिया है, तो ये अपने आप में एक विस्थापन अभिक्रिया है। अब चलो सबको करो संतुलित। जिंक देखो यहाँ पर 1 है, यहाँ पर भी जिंक 1 है, ठीक है, जिंक जो है बैलेंस्ड है। सिल्वर यहाँ पर 1 है, यहाँ पर भी सिल्वर 1 है, सिल्वर भी बैलेंस्ड है। नाइट्रोजन देखो यहाँ पर 2 है ना, यहाँ पर 2 है लेकिन यहाँ पर 1 ही है। ऑक्सीजन यहाँ पर 6 है, 3 और गुने में 2 6, लेकिन यहाँ पर 3 है। तो हम यहाँ पर ये कर सकते हैं कि यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर 2 सिल्वर हो गया है ना अब यहाँ पर, तो यहाँ पर भी हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो देखो यहाँ पर 2 सिल्वर, यहाँ पर 2 नाइट्रोजन यहाँ पर है और यहाँ पर 6 ऑक्सीजन और 6 ऑक्सीजन यहाँ पर। तो ये हमारा अब बैलेंस्ड हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ पर देख लो जिंक 2AgNO3, उसके बाद ZnO3 का होल ट्वाइस, उसका 2Ag, तो सी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। एक 3 सेंटीमीटर ऊंची वस्तु को 20 सेंटीमीटर की फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस के सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है। प्रतिबिंब की ऊंचाई कितनी होगी? सवाल में देखो हम लोगों को क्या सब दिया हुआ है। सबसे पहले तो कॉन्वेक्स लेंस है, ये लिख लो। वस्तु दूरी 30 सेंटीमीटर है, वस्तु दूरी हम लोग हमेशा ऋणात्मक लेंगे। कॉन्वेक्स लेंस है तो फोकल लेंथ धनात्मक, और जो वस्तु की ऊंचाई है HO ये हमेशा हम लोग धनात्मक लेंगे। अब देखो m बराबर HI बट्टे में HO प्रतिबिंब की ऊंचाई बट्टे में वस्तु की ऊंचाई, ये एक फार्मूला होता है, और m बराबर F और U के टर्म में ये फार्मूला होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको इक्वेट कर देंगे। HI हमें चाहिए, HO का मान 3 है, F का मान 20 है, यहाँ भी 20 डाला, U का मान -30 है, यहाँ पर डाला, सॉल्व किया तो HI हमारा 6 आ गया। 6 सेंटीमीटर जो है प्रतिबिंब की ऊंचाई है। रात्रि में तारे डैश के कारण टिमटिमाते हुए दिखाई पड़ते हैं। तो रात के समय जो तारे टिमटिमाते हुए दिखाई पड़ते हैं, ऐसा होता है तारों के प्रकाश के वायुमंडलीय परावर्तन के कारण, सॉरी माफ करिएगा, परावर्तन नहीं अपवर्तन के कारण। सी हमारा आंसर, तारों के प्रकाश के वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। प्रति सेकंड 200 जूल ऊष्मा उत्पन्न होने पर 2 ओम के प्रतिरोध के टर्मिनलों के बीच विभवांतर होगा। आपको देखो H पता है, R पता है, और आपको यहाँ पर चाहिए, अच्छा T भी पता है, चलो T भी पता है, आपको चाहिए यहाँ पर V। तो इन तीनों में कोई रिलेशन जो आपको याद हो, नहीं याद है तो याद रखिए, ये है H = V² R में T। H हमें पता है 200, V तो हमें चाहिए, R हमें पता है 2 ओम, T हमें पता है 1 सेकंड, सब के सब SI मात्रक में है। यहाँ से V हमारा 20 वोल्ट आ जाएगा। रक्त समूह A वाले एक पुरुष का विवाह रक्त समूह B वाली एक महिला से हुआ, जिनका एक बच्चा जिसका रक्त समूह AB है। अनुवांशिकी के संदर्भ में इसका क्या अर्थ है? जैसे आप लोगों ने मेंडल वाले चैप्टर में पढ़ा होगा, कैपिटल T स्मॉल t। कैपिटल T जो है प्लांट को लंबा बनाना चाहता है, जबकि स्मॉल t प्लांट को छोटा बनाना चाहता है, ड्वार्फ बनाना चाहता है। और जब भी कैपिटल T और स्मॉल t का सामना होता है, कैपिटल T जीत जाता है। क्यों? क्योंकि ये अपने आप को एक्सप्रेस कर पाता है। मतलब जब भी कैपिटल T स्मॉल t साथ आएगा तो प्लांट लंबा हो जाएगा, यानी ये जो कैपिटल T है ये जीत गया, तो इसे हम बोलते हैं कि ये प्रभावी है। और स्मॉल t अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाया तो ये अप्रभावी है। ऐसे ही रक्त समूह A वाली की जो शादी है वो रक्त समूह B वाली महिला के साथ जो है होती है, और बच्चे का ब्लड ग्रुप AB बनता है। इसका मतलब क्या हुआ
जो ब्लड ग्रुप ए है ये भी अपने आप को एक्सप्रेस कर दिया, जो ब्लड ग्रुप बी है ये भी अपने आप को एक्सप्रेस कर दिया, यानी कि दोनों के दोनों जो है जीत गए, एक तरह से बोल सकते हो। तो दोनों ने अपने प्रभाव को दिखाया। तो हम बोल सकते हैं जो रक्त समूह ए का जो जीन है और रक्त समूह बी का जो जीन है, दोनों के दोनों जो है प्रभावी है। रक्त समूह ए का जीन और रक्त समूह बी का जीन दोनों प्रभावी है, तभी इसका ब्लड ग्रुप ए बी आया है। जब कॉपर ऑक्साइड को तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में मिलाया जाता है तो डैश के निर्माण के कारण अम्ल का रंग नीला हरा हो जाता है। तो कॉपर ऑक्साइड है, ये कॉपर ऑक्साइड है, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है यानी कि HCl है। तो डैश के निर्माण के कारण अम्ल का रंग नीला हरा हो जाता है। देखो क्या प्रोडक्ट बनेगा यहाँ पर, हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर बनेगा CuCl2 प्लस H2O। तो देखो कॉपर क्लोराइड, ये है कॉपर क्लोराइड और यहाँ पर जो ऑक्सीडेशन स्टेट है यहाँ पर कॉपर का वो +2 है। तो इसी को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कॉपर 2 क्लोराइड। ये जो ब्रैकेट में नंबर है ना, ये ऑक्सीडेशन स्टेट को यानी कि ऑक्सीकरण संख्या को दिखाती है, जिसके बाद में होगा उसके ऑक्सीडेशन स्टेट को ये दिखाती है। तो या तो कॉपर 2 क्लोराइड बोल दो या फिर इसको बोल दो क्यूप्रिक क्लोराइड। जब आप क्यूप्रिक क्लोराइड बोलोगे ना तो इसका मतलब ये तय हो गया कि जो कॉपर है उसकी जो ऑक्सीकरण संख्या है ये +2 है। अगर हम इसको बैलेंस करना चाहें तो यहाँ पर हम 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 2 हाइड्रोजन यहाँ पर है, 2 हाइड्रोजन यहाँ पर है, 2 क्लोरीन यहाँ पर है, 2 क्लोरीन यहाँ पर है, एक कॉपर यहाँ पर है, एक कॉपर यहाँ पर है, एक ऑक्सीजन यहाँ पर है, एक ऑक्सीजन यहाँ पर है। तो या तो कॉपर 2 क्लोराइड बोल दो या फिर बोल दो कि आप क्यूप्रिक क्लोराइड। पादप की पत्तियों पर पाए जाने वाले सूक्ष्म छिद्रों का नाम बताएं। तो पादप की पत्तियों पर जो छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, जैसे जहाँ से गैसों का आदान प्रदान होता है, वाष्पोत्सर्जन होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, स्टोमेटा बोलते हैं, रंध्र बोलते हैं। श्वसन के दौरान निम्न में से कौन से 3 कार्बन वाले अणु बनते हैं। तो श्वसन के दौरान जो है ग्लूकोज टूटता है पहले कोशिका द्रव्य में, तो यहाँ पर बनता है पायरुविक एसिड जो कि 3 कार्बन वाला अणु है और ये 6 कार्बन वाला अणु है। फिर ऑक्सीजन के कमी में है ना, ऑक्सीजन अगर पर्याप्त ना मिले तो वहाँ पर क्या बन जाता है, लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड जैसे कि मांसपेशी की कोशिकाओं में लैक्टिक एसिड का निर्माण हो जाता है, तो यहाँ भी 3 कार्बन होता है। लैक्टिक अम्ल और पायरुवेट हमारा आंसर हो जाएगा, ए हमारा आंसर। आधुनिक आवर्त सारणी में फास्फोरस को डैश में रखा गया। यहाँ फास्फोरस दिया हुआ है। किसी भी तत्व को देकर के अगर आपसे ये पूछा जाता है कि ये कौन से समूह में है, कौन से आवर्त में है, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, उसका एटॉमिक नंबर लिखना है। फास्फोरस का 15 होता है और तब जाकर के उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है। तो 2, 8, 5 काउंट कर लो कितने आवर्त हैं, 3 आवर्त हैं। यहाँ पर कितने आवर्त हैं, 3 आवर्त हैं। पहला आवर्त में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे आवर्त में 8 इलेक्ट्रॉन और तीसरे आवर्त में 5 इलेक्ट्रॉन, तो टोटल 3 आवर्त हैं। तो जितने आपके कोशों की संख्या वही आवर्त संख्या। तो तीसरे आवर्त में, तो दूसरे वाले को तो पहले ही उड़ा दो यहाँ से। उसके बाद देखो बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है, यानी कि संयोजी इलेक्ट्रॉन। तो संयोजी इलेक्ट्रॉन 5 है। जब भी 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, 7 हो, 8 हो, तो आप क्या करेंगे, ग्रुप नंबर निकालने के लिए 10 में उसे जोड़ देंगे। 10 में हम 5 जोड़ देंगे तो 15। ठीक है, 10 में हम लोग 5 जोड़ेंगे तो 15। याद रखिएगा 3, 4, 5, 6, 7, 8 हो तो अगर मान लो 1 हो, 2 हो, तब जोड़ने की आवश्यकता नहीं है। तो समूह 15 में, तो हमारा आंसर ए हो जाएगा, 15वें समूह और तीसरे आवर्त। डैश चालक के टर्मिनलों के बीच विभवांतर बनाए रखने में मददगार है। I बराबर होता है हमारा V/R। ये जो V होता है एक्चुअल में डेल्टा V होता है। हम लिखते हैं V है क्योंकि V को डिफाइन करना मुश्किल है। डेल्टा V होता है ये, क्योंकि डेल्टा V यानी कि विभवांतर, विभव में अंतर को डिफाइन करना आसान होता है। तो ये हमारा होता है पोटेंशियल डिफरेंस, या फिर ये पोटेंशियल नहीं होता है, कभी हम पोटेंशियल नहीं बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, है ना। पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि विभवांतर। विभवांतर सोचो, अगर विभवांतर जो है 0 हो जाए, डेल्टा V 0 हो जाए तो करंट हमारा 0 हो जाएगा। इसीलिए जरूरी है कि विभवांतर जो है 0 नहीं हो अगर हम चाहते हैं कि धारा का प्रवाह हो।
तो बैटरी का काम होता है विभवांतर को बनाए रखना, जिसके कारण धारा का प्रवाह हो पाता है। तो बैटरी हमारा आंसर हो जाएगा। डोबेरेनर ने अपनी तत्वों की वर्गीकरण प्रणाली में कितने त्रिक की पहचान की थी? डोबेरेनर ने 3 त्रिक दिए थे। डी हमारा आंसर। क्लोरीन की किस पदार्थ के साथ अभिक्रिया के फलस्वरूप विरंजक चूर्ण बनता है? विरंजक चूर्ण कैसे बनता है? तो हम शुष्क बुझा हुआ चूना लेते हैं, उसकी अभिक्रिया करवाते हैं क्लोरीन के साथ, तो यहां पर बनता है हमारे पास कैल्शियम हाइपोक्लोराइट या फिर कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, जिसे हम लोग ब्लीचिंग पाउडर बोलते हैं। बी हमारा आंसर। ये क्या है? बुझा हुआ चूना, यानी कि सिलेक्ट लाइन। बिना बुझा चूना तो हम लोग कैल्शियम ऑक्साइड को बोलते हैं। कास्टिक सोडा किसे बोलते हैं? ये कास्टिक सोडा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। और एक होता है KOH, इसे हम लोग कास्टिक पोटास बोलते हैं। इसे हम लोग कास्टिक पोटाश बोलते हैं। नाइट्रोजन की संयोजकता कितनी है? वैलेंसी कितनी है? नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर 7, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 5, संयोजी इलेक्ट्रॉन 5 है, लेकिन 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने के लिए इसे 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो नाइट्रोजन की संयोजकता 3। निम्नलिखित में से किस जीव की कोशिकाओं में कोशिका भित्ति उपस्थित है? कोशिका भित्ति उपस्थित है। अच्छा, कोशिका भित्ति उपस्थित नहीं होती है किसमें? एनिमल सेल में। एनिमल सेल में जो है कोशिका भित्ति नहीं होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एनिमल सेल में जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं होती है। अब देख लो, यहाँ पर साइकोन है, यूस्पंजिया है, स्पंजिला है, कारा है, इनमें से कौन है जो जंतु नहीं है? इनमें से कौन है जो जंतु नहीं है? देखिए, ये सारे जो हैं ये आपको एकदम रटे होने चाहिए। साइकोन, यूस्पंजिया एंड स्पंजिला, ये है आपके स्पॉन्ज, यानी कि पोडीफेरा। पोडीफेरा के ये जानवर है। पोडीफेरा जंतु जगत के अंदर फाइलम है, यानी कि सारे सारे जंतु है। तो इनमें तो कोशिका भित्ति नहीं होगी। जो काड़ा है ये है एल्गी, शैवाल है, शैवालों में कोशिका भित्ति होती है। तो डी हमारा आंसर। सोनार में हम उपयोग करते हैं साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। सोनार का फुल फॉर्म होता है, इसमें हम लोग यूज करते हैं अल्ट्रासोनिक वेव। अल्ट्रासोनिक साउंड बोल दें या फिर अल्ट्रासोनिक वेव बोल दें। ए आंसर। ध्वनि वायु में गमन करती है यदि माध्यम के कण एक स्थान से दूसरे स्थान पर गमन कर रहे हो। देखिए, ध्वनि को चलने के लिए मीडियम तो चाहिए। ध्वनि को चलने के लिए मीडियम तो चाहिए, क्योंकि मीडियम के जो पार्टिकल्स होते हैं वही ध्वनि को एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेकर के जाते हैं। लेकिन माध्यम के जो कण होते हैं, मीडियम के जो पार्टिकल्स होते हैं, वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं जाते हैं। तो ये ऑप्शन नहीं होगा सही हमारा। एक स्थान से दूसरे स्थान तक ये नहीं जाते हैं। माध्यम के पार्टिकल खुद चल करके नहीं जाते हैं, लेकिन हाँ, ध्वनि को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजने में उनका ही रोल होता है। वायुमंडल में आर्द्रता ना हो, ये तो नहीं होगा। विक्षोभ गमन करें, ये हमारा आंसर हो जाएगा। विक्षोभ का मतलब होता है डिस्टर्बेंस, यानी कि डिस्टर्बेंस। जैसे हम बोलते हैं तो हमारे मुंह के पास जो पार्टिकल है ये एनर्जी पा करके डिस्टर्ब होता है, या फिर बोल दो ये वाइब्रेट होता है। अब ये जो वाइब्रेट होता है, फिर ये अपने बगल वाले को धक्का मारता है, एनर्जी उससे दे देता है, फिर वो वाइब्रेट करने लग जाता है। फिर ये अपने बगल वाले को धक्का मारता है, ये वाइब्रेट करने लग जाता है। फिर ये अपने अगले को एनर्जी ट्रांसफर करता है, ये वाइब्रेट करने लगता है। या फिर हम इसको बोल सकते हैं कि हमने इसको डिस्टर्ब किया, इसने इसको डिस्टर्ब किया, इसने इसको डिस्टर्ब किया, इसने इसको डिस्टर्ब किया। डिस्टर्बेंस जो है वो ट्रांसफर हो रहा है, या फिर एनर्जी जो है ट्रांसफर हो रही है। तो ये एक्चुअल में होता है, माध्यम के कण जो है खुद एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं जाते हैं। ये बस अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन पे वाइब्रेट करता है, ऐसे आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे ऐसे वाइब्रेट करेगा और अपने बगल वाले को टिचुक से धक्का मारेगा, फिर वो अगले वाले को धक्का मारेगा। इसे समझने के लिए एक सबसे बढ़िया जो एग्जाम्पल है वो ये है।
साइकिलें जो है खड़ी है लाइन में, मान लो 50 साइकिलें लाइन में खड़ी है, एक साइकिल को आप क्या करो, मारो लात से, गिरा दो इसको, क्या होगा, ये अगले वाले को गिराएगी, वो फिर अगले वाले को गिराएगी, फिर वो अगले वाले को गिराएगी। इस प्रकार से क्या होगा कि लास्ट में जो 50वां साइकिल जो पड़ी हुई है वो भी गिर जाएगी। तो क्या हुआ, यहाँ पर हमने एक को डिस्टर्ब किया ना, फिर ये डिस्टर्बेंस जो है पहले नंबर के साइकिल से लेकर के 50वें नंबर के साइकिल तक पहुंच जाती है। ये साइकिल खुद नहीं जाती है उस 50वें नंबर तक उसको गिराने के लिए, बस ये डिस्टर्ब करती है। तो यहाँ पर डिस्टर्बेंस का ट्रांसफर होता है, या फिर बोल दो एनर्जी का ट्रांसफर होता है। हमने 1 लाख मार करके इसको एनर्जी दिया, इसने अगले को ट्रांसफर कर दिया, फिर इसने अगले को ट्रांसफर कर दिया, और ये जो है ट्रांसफर होते 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 50वें नंबर पर जो साइकिल है वो भी गिर जाती है। ठीक वैसे ही होता है साउंड का जो प्रोपेगेशन होता है, साउंड ध्वनि जो संचरित करती है माध्यम में, ठीक वैसे ही होता है। मीडियम में जो पार्टिकल्स होते हैं वो डिस्टर्ब होते हैं और अपना डिस्टर्बेंस जो है वो बगल वाले को थमाते चले जाते हैं, और इस प्रकार जो है साउंड एक स्थान से दूसरे स्थान तक चली जाती है। गुरुत्वीय त्वरण का मान विषुवत वृत्त यानी कि इक्वेटर की बात की जा रही है तथा ध्रुवों पर समान होता है, गलत हो जाएगा। ये इक्वेटर है 0 डिग्री लैटिट्यूड, तो यहाँ पर जो जी का मान है ये मैक्सिमम होता है, और यहाँ पर जो जी का मान है ये मिनिमम होता है। जैसे जैसे हम पोल से इक्वेटर की तरफ आएंगे जी का मान जो है घटता चला जाएगा। ये सरफेस पे है, याद रखिएगा, ऐसा मत समझना कि धरती छेद करके मैं नीचे जा रहा हूँ सेंटर के पास, ठीक है, सरफेस की बात चल रही है यहाँ पर। तो विषुवत वृत्त पर न्यूनतम होता है, ये सही है। ध्रुव से विषुवत वृत्त की ओर बढ़ता है, गलत हो जाएगा। हम जैसे जैसे ध्रुव से विषुवत वृत्त की तरफ आएंगे जी का मान जो है कम होता चला जाएगा। ध्रुव पर न्यूनतम होता है, गलत हो जाएगा। ध्रुव पर मैक्सिमम होता है। विषुवत वृत्त तथा ध्रुव पर समान होता है, ये भी गलत हो जाएगा। और इसी प्रकार जो है हमारा सेट नंबर 41 समाप्त भी हो जाता है। तो मिलते हैं अगले सेट में, सेट नंबर 42 में। थैंक यू सो मच।